हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। मेनली है कि फ़ीवर क्या होता है, यानी बुखार क्या, कैसे, क्यों होता है, कितने तरह के होते हैं फ़ीवर, यानी किस किस कारण से फ़ीवर आ सकता है और इसको किस तरीके से मॉनिटर करना है, इसको किस तरीके से ठीक करना है। तो अब हम लोग चलिए समझते हैं कि फ़ीवर होता क्या है। तो फ़ीवर क्या है? तो एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर अबव देन normal range and is often a symptom of an underlying medical condition. There are different types of fever classified based on their underlying causes. यानी फ़ीवर क्या है? तो जब हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल कितना है? तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। अगर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो होता है कि फ़ीवर हो गया। ठीक है, तो मेनली जब नॉर्मल टेम्परेचर से जब ज़्यादा हो जाता है शरीर का तापमान, तब कहते हैं कि बुखार हो गया, यानी गर्म हो गया है शरीर। ठीक है, बुखार हो गया है। अब है ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि कितने तरह के फ़ीवर होते हैं और किस किस कारण से होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा हो जाता है बॉडी टेम्परेचर तो क्या होता है? तो फ़ीवर होता है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, या फिर कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ये एक तरह का कैसा है? लक्षण है। ठीक है, ये एक तरह का लक्षण है जो कि बहुत सारी बीमारियों के कारण या फिर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इन्फेक्शियस फ़ीवर यानी अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फिर फंगल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, तो अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है किसी भी पैथोजेंस के कारण तो वो इन्फेक्शियस फ़ीवर आता है, जिसमें आपका मान के चलिए किसी को यूटीआई हो गया, किसी का जो है स्ट्रेप थ्रोट हो गया, न्यूमोनिया हो गया है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, किसी को कोविड-19 हो गया, किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी हो गया है, या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, न्यूमोनिया हो गया है, और भी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें कि इन्फेक्शियस फ़ीवर होता है। यानी इन्फेक्शन के कारण जो होगा वो इन्फेक्शियस फ़ीवर है। अब सेकेंड है हमारा इन्फ्लामेटरी फ़ीवर, यानी इन्फ्लामेशन के कारण, जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण जैसे कि क्या होता है कि अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स पे, अपने ही बॉडी के कुछ फंक्शन पे उल्टा अफेक्ट करने लगता है। ठीक है, जैसे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, ठीक है, SLE यानी सिस्टमिक ल्यूपस इराइथ्रोमेटोसस जो हमारा है, इसमें इन्फ्लेमेटरी बवेल डिजीज़, इन सब के कारण भी हमें फ़ीवर हो सकता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आपने इसके बारे में सुना होगा कि किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है। ठीक है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, चलने फिरने में दिक्कत हो रहा, घुटने में, जितने भी जॉइंट्स हैं सारे जॉइंट्स में दिक्कत हो रखे हैं। इन्फ्लेमेटरी बवेल डिजीज़ है, इंटेस्टाइन का डिजीज़ है, जो कि आपका जो है क्रॉन्स डिजीज़ आपने सुना होगा। तो अगर ये सभी दिक्कतें हैं तो कभी कभी होता है कि बुखार आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये है इन्फ्लेमेटरी फ़ीवर। टिश्यू इंजरी हो गई, कहीं आपको चोट लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं से आप गिर गए या फिर जल गए या फिर ऑपरेशन हो रखा है आपका, किसी भी कारण से अगर शरीर में टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, चोट आ रही है, ऑपरेशन हो रखा है, तो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेटरी फ़ीवर हो जाता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है और बुखार हो जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी फ़ीवर, इन्फेक्शियस फ़ीवर, दो फ़ीवर अभी हम लोगों ने समझ रहे हैं। अब हमारा तीसरा जो है वो है ड्रग इंड्यूस्ड फ़ीवर, यानी कि कोई दवाई हम लोग लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक लिए या फिर सीजर्स के लिए एंटी कन्वल्सेंट्स अगर ड्रग लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के चलते या फिर हो सकता है कि फ़ीवर हो जाए या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट या एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। तो मेनली कोई दवाई लेते हैं तो हम लोग सुनते होंगे कि ये दवाई लिया तो मुझे बुखार आने लगा, शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। तो मेनली क्या है? तो ड्रग इंड्यूस्ड फ़ीवर उसे ही कहते हैं। न्यूप्लास्टिक फ़ीवर, अगर किसी को कैंसर हो रखा है, लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमियाज हो रखे हैं, ब्लड कैंसर, लिम्फ नोड के कैंसर हो रखे हैं, तो इसमें क्या होता है? तो बुखार आ सकता है। तो न्यूप्लास्टिक यानी कैंसर के कारण, ड्रग इंड्यूस्ड फ़ीवर यानी कि कोई दवाइयों के कारण भी बुखार आ जाता है। इससे पहले हमने इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन, कहीं चोट लग गई या फिर कुछ शरीर में जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस IBD के केस में, उससे पहले हमने क्या समझा था? तो इन्फेक्शियस फ़ीवर यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, पैरासाइटिक किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कारण फ़ीवर आ सकता है।
नेक्स्ट है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी कि जिसका कुछ पता नहीं है, बिना कारण का आपको बुखार आ जाता है कभी कभी। दिस इज़ व्हेन अ फीवर परसिस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, टिपिकली मोर देन 3 वीक्स विदाउट अ नोन कॉज डिस्पाइट थ्रू इवेल्यूएशन। यानी अगर आप टेम्परेचर मॉनिटरिंग करवा रहे हैं तो आपका फीवर आ रहा है शरीर में, ठीक है, तापमान बढ़ा रहता है और ये आपका 3 सप्ताह से ज़्यादा समय तक रहा, यानी 3 सप्ताह से आप देख रहे हैं कि आपको बुखार आ रहा है, कोई कारण पता नहीं, कोई बीमारी नहीं है, तो ये है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। टेम्परेचर चार्टिंग को टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर में क्या होता है, तो कांस्टेंट एलिवेशन। कंटिन्यूअस फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर विदाउट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस ओवर अ 24 आवर पीरियड। इट ऑफेन सजेस्ट सीवियर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। यानी कि कभी किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हो रखा है तो उनको बुखार 24 घंटा रहेगा, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता है, 24 घंटा बुखार रहता है और एक ही टेम्परेचर रहेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर आपका 101 है, 102 है तो पॉइंट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, नहीं तो बुखार जो है मतलब हमेशा रहेगा ही आपको 24 घंटा, नॉर्मल नहीं होगा। तो यह है कंटिन्यूअस फीवर। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फीवर, यानी पीरियोडिक स्पाइक्स। इंटरमिटेंट का मतलब कि अभी है तो कुछ देर बाद नॉर्मल हो गया, तो कुछ देर बाद खूब टेम्परेचर बढ़ गया, फीवर आ गया। इंटरमिटेंट फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर स्पाइक्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इंक्लूड मलेरिया वेयर फीवर अकर्स इन साइकिल। यानी क्या होता है कि इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है कि एक ही बार खूब एलिवेट हो गया, यानी एक ही बार नॉर्मल टेम्परेचर है और एक ही बार फीवर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मेनली मलेरिया के केस में देखा जाता है। रेमिटेंट फीवर में क्या है, तो फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर है। रेमिटेंट फीवर यानी कि लगातार आपको बुखार रहेगा लेकिन कभी भी नॉर्मल यानी 36 to 37 नहीं होगा, ना ही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। और नॉर्मल देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, या फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो इतना टेम्परेचर कभी होगा ही नहीं, आपका बस है कि थोड़ा सा कम होगा लेकिन हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो है 101 है तो 100 डिग्री हो गया, या फिर 102 हो गया, 103, यानी बस फ्लक्चुएट करेगा इधर उधर, लेकिन कभी नॉर्मल नहीं होगा। यानी बुखार आपको दिन भर रहेगा और वो हो सके तो बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा बुखार है, यानी फ्लक्चुएट कर रहा है लेकिन वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो रहा। टेम्परेचर बदल तो रहा है लेकिन नॉर्मल कभी नहीं हो रहा है, 24 घंटा बुखार रह रहा। नेक्स्ट पेल इब्स्टीन फीवर। ये क्या है, तो हॉडकिंस लिम्फोमा। ये एक तरह का बुखार है जो कि हॉडकिंस लिम्फोमा के कारण होता है and is characterized by regular temperature spikes followed by a day or more of normal temperature। यानी इसमें क्या होता है कि बुखार रहेगा, एक दिन अगर आपका ठीक है तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी कुछ दिन ठीक रहेगा तो कुछ दिन बहुत बुखार रहेगा। तो इस तरीके के फीवर जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेनली 8-9 तरह के फ़ीवर हैं जिसके बारे में आप नॉर्मली सुनते होंगे, यानी इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण। आप सुने होंगे कि ऑपरेशन हुआ या फिर कहीं चोट लगी तो आपको बुखार आ गया, मौसम चेंज हुआ तो बुखार आ गया, मलेरिया टाइफाइड हुआ बुखार आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं। तो आपने इसमें बहुत तरह के बुखार के बारे में सुना कि कैंसर के कारण होता है, किसी दवा को खाने के कारण होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इन सारे बुखार तो अलग अलग हो गए, इन सबको अब पता कैसे करेंगे। इन सबको पता करने का भी तरीका है। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर की सहायता से हम लोग बहुत ही आसानी से तापमान को नाप सकते हैं। तो थर्मोमीटर भी बहुत तरह के होते हैं, उसमें से हमें चुनना होता है बहुत ही अच्छा थर्मोमीटर, जिसमें कि बहुत तरीके हैं, जैसे कि ओरली लेना या फिर एक्जिलरी या फिर ईयर यानी टिम्पेनिक, या फिर होता है कि एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है। आपने मरकरी थर्मोमीटर के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कि एक थर्मोमीटर मुंह में जीभ के नीचे रख लेते हैं सबलिंगुअली। एक होता है कि आर्मपिट, यानी कि आपका जो है आर्मपिट में रख देते हैं, ठीक है। एक्जिलरी लेते हैं, यानी आपका जो कंधा है उसके नीचे जो आर्मपिट है वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और एक कान के पास जो है लगा के देखते हैं। एक जो होता है कि दूर से ही जो है इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो रेडिएशन से लेते हैं, दूर से ही उसका टेम्परेचर आप ले लेंगे, यानी फोरहेड के सामने रख के। तो तरीके बहुत हैं थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर लेने के लिए। तो आपको मेनली किससे लेना है, तो जो नॉर्मल यूज़ किया जाता है वो है एक्जिलरी,
एक्जिलरी थर्मोमीटर को यूज़ में लेना है। ठीक है, ओरली जो लेते हैं बच्चों में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं ओरली, या फिर आपका जो है आर्मपिट में रख के, और रेक्टल तो बहुत ही कम ही टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए भी। और इंफ्रारेड तो कोविड के टाइम में बहुत यूज किया जाता था, जिसमें दूर से आपका जो है सामने फेस है और ऊपर जो है ललाट के सामने यानी फोरहेड के सामने दूर से टेम्परेचर ले लिया जाता था। अब है कि थर्मोमीटर तो हमने चुन लिया, ठीक है, कौन सा लेना है। अब हमें है कि टाइमिंग में क्या है, तो आपको जो है समय समय पे लेना है, यानी सुबह लेना, शाम में लेना, या फिर 4-4 घंटे 6-6 घंटे पे टेम्परेचर लेना है। वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की कंडीशन कैसी है। तो आपको जो है टाइमिंग मेंटेन करनी है, यानी कि सही समय पे आपको तापमान लेना है मरीज़ का। वो अगर खा लिए हैं या फिर अभी तुरंत वर्कआउट करके एक्सरसाइज करके आ रखे हैं, तो अगर आप टेम्परेचर लेते हैं तो वो सही नहीं देगा। तो आपको सही समय पे और सही तरीके से टेम्परेचर को लेना है। फिर है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, यानी कि सेम मेथड ही रिपीट करना है। अगर आप ओरली ले रहे हैं या फिर एक्जिलरी ले रहे हैं या फिर रेक्टली ले रहे हैं, या फिर आप जो है फोरहेड के सामने से इंफ्रारेड थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके टेम्परेचर ले रहे हैं, तो आपको वही तरीका इस्तेमाल करना है। एक्जिलरी तो हर टाइम में आपको एक्जिलरी ही लेना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, टाइमिंग आपको फिक्स कर लेना है, और आपको जो है थर्मोमीटर सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट है कि रिकॉर्ड कीपिंग। अगर आप तापमान ले रहे हैं तो उसे यूँ आप दिमाग में नहीं रख सकते, उसे आपको एक पेज पे नोट कर लेना है। यानी वाइटल मॉनिटरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपको रिकॉर्ड कीपिंग रखना होगा, यानी कि टेम्परेचर को लिख के रखना होगा। तभी आप पहले के तापमान को अभी के तापमान से जो है कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका हाइजीन मेंटेन करना होगा, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का बचाव करना है। मरीज़ खुद इन्फेक्शन में है, खुद बुखार में पीड़ित है, और उसको हम लोग और इन्फेक्शन दे देंगे तो वो और स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो हमें उसकी स्थिति को बचाने के लिए हमें हाइजीन को मेंटेन करना होगा। तो इसमें क्या है कि हाइजीन को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर जो है, अगर ओरली ले रहे हैं यानी मुँह से हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, तो वो कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए। वो अभी कुछ जैसे कि दलिया पी लिया या फिर जूस पी लिया तो भी नहीं पिया हुआ होना चाहिए, यानी मुंह जो है पूरा साफ़ होना चाहिए। अगर आर्मपिट से ले रहे हैं तो आर्मपिट भी साफ़ होना चाहिए, या फिर रेक्टली ले रहे हैं तो पूरी हाइजीन को मेंटेन करके लेना है। थर्मोमीटर अगर अभी यूज किए हैं तो उसकी सफाई कर देनी होती है स्प्रिट से, तब नेक्स्ट टाइम हमें उससे दोबारा यूज में लेना होता है। तो अच्छे तरीके से हाइजीन को मेंटेन करना है। फिर है कि प्रॉपर रेस्ट देना है मरीज़ को, यानी कि मरीज़ बुखार की स्थिति में है तो उन्हें कुछ भी काम नहीं देना है, उन्हें प्रॉपर रेस्ट देना है ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। तो क्या करना है, देखिए, पेशेंट शुड बी एट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर टेकिंग देयर टेम्परेचर, यानी कि मरीज़ का टेम्परेचर लेने से पहले मरीज़ को 15 मिनट जो है आराम से बैठा देना है या फिर लिटा देना है। तभी हमको तापमान लेना होगा, तभी हमारा तापमान सही आएगा। फिर है कि इंटरप्रिटेशन, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में देखें तो 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर सेल्सियस में देखें तो 36.1 से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 36 से 37 डिग्री सेल्सियस और 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम देखें तो फीवर किसी को कैसे मानेंगे, तो अगर 98.6 से ज़्यादा होगा, यानी 100.4 से ज़्यादा होता है या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो माना जाता है कि इंसान को बुखार हो रखा है। अब नेक्स्ट है हमारा कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब आपने जान लिया कि मरीज़ को बुखार हो रखा है या फिर किसी इंसान को बुखार हो रखा है, तो उसे इसी तरीके से उसी हाल पे नहीं छोड़ देना है, उसे ले जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसे अच्छे से दिखाना है, उसके लक्षण को जांच करना है और ये पता करना है कि उनको किस कारण से ये बुखार आ रहा है। फिर उस कारण का हम लोग इलाज करेंगे ताकि मरीज़ को दोबारा फिर बुखार ना आए। तो अच्छे से उनका दवाइयाँ वगैरह जो भी हैं वो ले लेना है, अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेना है, सारी जांचों को करवा लेना है। इसके बाद क्या करना है कि मॉनिटरिंग किए हैं हमने तो अच्छे से टेम्परेचर चार्टिंग कर लेना है, यानी कि हमने पहले ही देखा था कि टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर सेलेक्ट कर लिए, टाइमिंग कर लिए अच्छे टाइम पे और अच्छे तरीके से आप जो है टेम्परेचर ले रहे हैं, लेकिन आप अगर लिखेंगे ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो क्या मतलब है। तो रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर चार्टिंग कैन बी स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल विद क्रॉनिक इलनेस, जो बहुत लंबे समय से बीमार हैं, बहुत लंबे समय से उनको जो है बुखार आ रहा है, बहुत सीरियस हैं, बहुत ही गंभीर बीमारी हो रखी है उन्हें, तो टेम्परेचर लेना बहुत ज़रूरी है और टेम्परेचर चार्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई बच्चा बीमार हो, चाहे कोई
जो ओल्ड एज में है, बुढ़ापे में है या फिर यंग एज में है, सबके लिए एक ही नियम लागू होता है कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग सही से करें और सही से इलाज करवाएं। जितनी जल्दी बुखार का पता लग जाएगा उतना जल्दी उसका इलाज भी हो जाएगा। किस कारण से बुखार आ रहा है उसका भी इलाज बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से ये था बुखार पर बहुत ही ज़रूरी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट डे।